नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकंड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर नंबर 2 का नाम। तो पेपर नंबर 2 का नाम बताया गया है सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग। क्या बताया गया है? सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग, ये आपके पेपर नंबर 2 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 2 का नाम सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग है या नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी और कंप्यूटर भी देखने को मिल जा रहा है, तो भी आप ये मान के चलिए कि पेपर लगभग यही होगा। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस जरूर चेक कर लेना है। इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रखी है। अभी जो क्वेश्चन पेपर हम लोगों के सामने आएगा उसको चीर देंगे, फाड़ देंगे। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से करके आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, आप प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहा था कि भैया सिलेबस चेक कर लेना, और आपने सिलेबस नहीं चेक किया था। ठीक है, तो अब आपने सिलेबस चेक नहीं किया, वहाँ पर आपके पेपर नंबर 2 का नाम सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग है ही नहीं। जब आपके पेपर का नाम सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग होगा ही नहीं, तो आप कहाँ से यहाँ के बताए हुए क्वेश्चंस वहाँ पर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस चेक कर लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं इसके हम कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या है मेरे प्यारे दोस्त, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टॉप क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर ली थी। 11वें नंबर प्रश्न से आज फिर वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और ये आज आपका दूसरा पार्ट है, जिसमें हम 11वें नंबर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, प्रसार जो है हम लोग पढ़ लिए थे। प्रसार पढ़ लिए थे कि प्रसार हो गया था। विचलनशीलता पढ़ लिए थे, प्रसार पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? 1 मिनट रुक जाइए, एक बार कंफर्म कर लें। 10 नंबर प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, विचलनशीलता तक देख लिया था। आज हम लोगों को प्रसार पढ़ना है कि प्रसार क्या होता है, क्योंकि मुझे याद था कि ये वाला सूत्र जो है, ये वाला फार्मूला आप लोगों को नहीं बताया है। ठीक है, तो वही चेक किए। तो अभी हम केवल 10 तक ही देखे हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। 11 नंबर प्रश्न आपसे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि प्रसार क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे, एक अंक वितरण की विचलनशीलता का सरलतम माप क्या होता है? प्रसार होता है, जिसको रेंज कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। आगे लिखते हैं कि प्रसार का अर्थ उस मान से है जो एक अंक वितरण के उच्चतम प्राप्तांक को न्यूनतम प्राप्तांक से घटाने से प्राप्त होता है। मतलब कहते हैं कि प्रसार का अर्थ आप उस एक अंक वितरण से ले सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, उच्चतम प्राप्तांक जो होता है उसमें से न्यूनतम प्राप्तांक को, मतलब जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उसमें से जो सबसे लोएस्ट नंबर होता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमें प्रसार प्राप्त होता है। लिखते हैं कि प्रसार का सूत्र निम्नलिखित है। यहाँ पर प्रसार का सूत्र बताया गया है। क्या बताया गया है कि विचार 1 मिनट, यहाँ पे कुछ लिखा था क्या? जो कुछ भी हो, ठीक है, विस्तार या विचलनशीलता m+-3d एस डी। अब देखिए यहाँ पे जो ये प्लस माइनस लिखा गया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर जैसे 3 लिखा है तो वहाँ पर हम प्लस का यूज करेंगे, लेकिन अगर वो -3 है तो हम क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। तो इसलिए प्लस माइनस दोनों लगाए हैं। फिर यहाँ पे बताते हैं 3SD की इकाइयों के मध्य होती है। ठीक है, सूत्र क्या बताए हैं SD इक्वल टू होता है √σd² ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि SD इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आपका हो जाएगा रूट में, ठीक है, और डी आपका बाहर हो जाएगा और अपॉन में एन हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों सरल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे यही याद कर लीजिए। 12 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मध्यमान विचलन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे, गिलफोर्ड ने मध्यमान विचलन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मध्यमान विचलन मध्यमान के भिन्न भिन्न प्राप्तांकों के विचलनों का मध्यमान है, जबकि धन तथा ऋण चिन्हों को ध्यान में
न रखा गया हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर बताते हैं गिलफोर्ड महोदय ने मध्यमान विचलन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मध्यमान विचलन जो होता है वो मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांक के विचलनों का मध्यमान है। क्या है? मध्यमान का जो भिन्न भिन्न प्राप्तांक होता है उसके विचलनों का जो मध्यमान होता है वही आपका क्या होता है, वही मध्यमान होता है। लेकिन इसमें हम धन और ऋण चिन्हों को ध्यान में नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, गिलफोर्ड महोदय ने बताया है। फिर इसी चीज को बताते हुए गैरेट महोदय जी लिखते हैं कि प्राप्तांकों के मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों का विचलन ज्ञात किया जाए, फिर धन तथा ऋण चिन्हों को ध्यान दिए बिना मध्यमान ज्ञात किया जाए तो प्राप्त संख्या मध्यमान विचलन कहलाएगी। ये आपके कौन बताते हैं? गैरेट महोदय जी बताते हैं कि जो प्राप्तांक होता है, प्राप्तांकों का मध्यमान होता है, इससे भिन्न भिन्न जो प्राप्तांक होते हैं उनका जब हम विचलन ज्ञात करते हैं लेकिन उसमें धन और ऋण चिन्हों को हम ध्यान नहीं देते हैं, उसके बाद हम उसका जो मध्यमान निकालते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? मध्यमान विचलन कहलाता है। आई होप आपका यहाँ पर मध्यमान विचलन भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि चतुर्थांश विचलन क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप स्टार बना लीजिए कि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चतुर्थांश विचलन ये लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार देखें तो बताते हैं कि चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। मतलब बोलते हैं जो चतुर्थांश विचलन होता है ये पहले और तीसरे, ये क्या होता है? पहले और तीसरे चतुर्थांश का क्या होता है? इनका दोनों का वो क्या होता है? आधा होता है। कौन सा? चतुर्थांश विचलन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में चतुर्थांश के अंतर का आधा होता है। इनके जो अंतर होता है, देखिए पहला नंबर जो है चतुर्थांश, समझिए पहला चतुर्थांश और तीसरा चतुर्थांश, अब इसका अंतर निकालेंगे। ठीक है, हो सकता है ये बड़ा हो तो आप माइनस करके अंतर निकाल लीजिए। फिर जो अंतर निकल के आए उसको आप क्या करें? उसमें 2 से डिवाइड कर दें। क्या करें? 2 से डिवाइड कर दें तो जो मान आपका x/2 मान लीजिए आया, तो यही आपका क्या कहलाता है? यही आपका चतुर्थांश विचलन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसी चीज़ को परिभाषित करते हुए, चतुर्थांश विचलन को परिभाषित करते हुए आपके गैरेट महोदय जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि किसी आवृत्ति वितरण में 75वें प्रतिशतांक, ठीक है, प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक के बीच की आधी दूरी जो होती है वही क्या होती है? वही आपका चतुर्थांश विचलन कहलाता है। मतलब इनका बताना है कि कोई भी आवृत्ति वितरण दिया गया है उसके जो 75वां प्रतिशतांक है, मतलब 75% जो है और 25% जो होता है, इन दोनों के बीच कितना आता है? 50 आता है। ठीक है, क्या आता है? 50% आता है। 50% बीच की आधी दूरी, और 50 का हम क्या करेंगे? आधी, मतलब 25% जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? चतुर्थांश विचलन कहलाता है। किसके अनुसार? ये आपका गैरेट महोदय के अनुसार। आगे आप लिखेंगे इसी के बारे में, क्या लिखेंगे कि चतुर्थांश विचलन का दूसरा नाम अर्धमध्यांक चतुर्थांश प्रसार है। ठीक है, इसका संकेत चिन्ह जो होता है वो क्यू डी या फिर क्यू होता है। क्यू डी या फिर क्यू होता है, दोनों आप यहाँ पे याद रखिएगा। अगर क्यू भी आपको देखने को मिलता है तो ये भी मान लीजिएगा, और अगर आपको क्यू और डी दोनों देखने को मिलता है तो आप ये भी मान लीजिएगा। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? आपके चतुर्थांश विचलन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 14 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि स्तंभ रेखा चित्र क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि इस प्रकार के रेखा चित्र में आंकड़ों को स्तंभ या दंड की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। बताते हैं जो इस प्रकार के रेखा चित्र होते हैं इसमें हम आंकड़ों को क्या करते हैं? एक स्तंभ या फिर दंड, स्तंभ मीन्स एक खड़ी लाइन जिसको होती है उसको स्तंभ या फिर दंड कहा जाता है, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि रेखा चित्र दंड या स्तंभ रेखा चित्र कहलाते हैं, और यही कारण है कि जो रेखा चित्र है वो आपका दंड या फिर स्तंभ रेखा चित्र कहलाता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे स्तंभ रेखा चित्रों के सभी स्तंभों की चौड़ाई समान रखते हैं, मतलब बोलते हैं यहाँ पे जो स्तंभ रेखा चित्र होता है इसमें जितने भी स्तंभ बनाए जाते हैं उनकी चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। स्तंभ रेखा चित्रों में विभिन्न स्तंभों के बीच की दूरी जो होती है वो भी क्या होती है? समान होती है। मतलब बोलते हैं दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है। मान लीजिए ये एक स्तंभ बनाया गया और एक ये स्तंभ बनाया गया, तो इन दोनों की चौड़ाई भी समान होगी और साथ में इनके बीच की दूरी, और एक स्तंभ और आप बना लीजिए, यहाँ पे बना लीजिए, और ये आपके जो बीच की दूरी होगी ये क्या होगी? ये दोनों दूरी क्या होगी? इक्वल होगी। ये यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये होता है।
जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका स्तंभ रेखा चित्र है, ठीक है। अब इसमें जो आंकड़ा आप यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो स्तंभ की चौड़ाई है, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये क्या है, ये स्तंभ है। ये देख पा रहे हो ना, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका स्तंभ है। एक मिनट, इसको हम दूसरे उससे दिखाते हैं। ये जो है ये आपका स्तंभ कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, स्तंभ कहलाता है। ये जो है आपका, ये भी आपका स्तंभ ही कहलाता है, और ये जो आपका है ये भी आपका क्या कहलाता है, स्तंभ कहलाता है। ये तीनों क्या है, स्तंभ। तो अभी देखिए तीनों स्तंभ की क्या है, चौड़ाई जो है, चौड़ाई मीन्स ये जो चौड़ाई है ये इक्वल है, जितना इसकी है जितना इसकी है, तीनों की चौड़ाई क्या है, इक्वल है। और साथ ही साथ इनके बीच का जो गैप है वो भी क्या है, बराबर है। बस यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इसका आंकड़ा 5 पर पहुँच रहा है, ठीक है, इसका आंकड़ा कहाँ पे पहुँच रहा है, 5 पे पहुँच रहा है। इसका आंकड़ा आपका 10 पर पहुँच रहा है, और इसका आंकड़ा जो है 5 और 10 के बीच में पहुँच रहा है। मतलब हमें लग रहा है ये 8 या 9 पे पहुँच रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना होता है। ये हमें क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, स्तंभ रेखा चित्र कहते हैं। आई होप आपका ये स्तंभ रेखा चित्र यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संचित आवृत्ति चक्र क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। संचित आवृत्ति वक्र के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे वह रेखा चित्र है जिसमें वर्गांतरों की संचित आवृत्ति को वर्गांतरों की उच्च सीमाओं पर प्रदर्शित किया जाता है। मतलब बोलते हैं कि यह वह रेखा चित्र होता है, एक ऐसा रेखा चित्र होता है जिसमें जो वर्गांतर होते हैं उनकी जो संचित आवृत्तियां होती हैं उनको हम क्या करते हैं, वर्गांतरों की उच्च सीमाओं तक, उस सीमाओं पर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका संचित आवृत्ति कहलाता है। संचित आवृत्ति वक्र जो है उसी की सहायता से हम क्या करते हैं, सरलता से ज्ञात किया जा सकता है कि एक प्राप्तांक विशेष रूप से कितनी आवृत्तियां हैं। एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर, एक प्राप्तांक विशेष के ऊपर कितनी आवृत्तियां हैं वो हम संचित आवृत्ति वक्र के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं, तथा एक प्राप्तांक विशेष के नीचे कितनी आवृत्तियां हैं ये भी पता लगा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है संचित आवृत्ति वक्र के बारे में, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है ओजाइब क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे कि ओजाइब को संचयी प्रतिशत वक्र या फिर तोरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजाई को ही संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं और इसी को तोरण भी कहते हैं। यह वह रेखा चित्र है जिसमें संचित आवृत्ति को प्रतिशत आवृत्ति में बदलकर वर्गांतरों के उच्चतम सीमांकों पर प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या करता है, जिसमें क्या करते हैं कि जो संचित आवृत्ति होती है उसको प्रतिशत आवृत्ति में बदल देते हैं, और जो वर्गांतर होते हैं उनके उच्चतम सीमांकों पर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यही आपका ओजाइव कहलाता है, या फिर संचयी प्रतिशत वक्र कहलाता है, या फिर तोरण कहलाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है 16 नंबर प्रश्न के बारे में, ठीक है। चलिए बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 17 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रमाणिक विचलन क्या होता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि जेम्स ड्रेबर ने जो है प्रमाणिक विचलन के बारे में बताते हुए लिखा है कि दिए हुए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलन के वर्गों के मध्यमान का वर्गमूल द्वारा प्राप्त मान ही क्या कहलाता है, प्रमाणिक विचलन कहलाता है। मतलब वो बताते हैं जो प्राप्तांक हमें दिया होता है उसके जो मध्यमान होते हैं उससे प्राप्तांक के विचलनों के वर्गों का, जो उससे प्राप्तांक होते हैं उनके जो विचलन होते हैं उनके वर्गों का, मतलब उनका स्क्वायर करते हैं, कि मध्यमान का वर्गमूल क्या होता है, उसके मध्यमान का हम क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं। फिर उसके बाद जो हमें मान प्राप्त होता है वही मान हमारा क्या कहलाता है, प्रमाणिक विचलन कहलाता है। संपूर्ण अंक वितरण की विचलनशीलता बताने वाला माप ही प्रमाणिक विचलन कहलाता है। मतलब बोलते हैं कि जो संपूर्ण अंक वितरण की क्या करे, विचलनशीलता बताए, वही माप आपका क्या कहलाता है, प्रमाणिक विचलन कहलाता है। सामान्य अंक वितरण का संपूर्ण विस्तार विचलनशीलता m+-3SD की इकाइयों के मध्य होती है। क्या होती है बताते हैं, जो अंक वितरण की जो संपूर्ण विस्तार होता है या फिर विचलनशीलता होती है वो आपका m+-3SD की इकाइयों के मध्य होती है। ये आप यहाँ पर बता दीजिएगा प्रमाणिक विचलन के बारे में। इसका सूत्र दिया हुआ है SD = सिग्मा
अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, आई होप 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। 18 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, सह संबंध के बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे सह संबंध वह माप है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के संयुक्त संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है, वही आपका सह संबंध कहलाता है। मतलब बताते हैं कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक चरों के संयुक्त मीन्स इकट्ठा संबंधों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही आपका सहसंबंध कहलाता है। इसके बारे में आप आगे लिखेंगे कि फार्ग्यूसन महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि सहसंबंध का जो उद्देश्य होता है वो दो चरों में पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। क्या होता है, जो सहसंबंध का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, दो चरों में पाए जाने वाले जो संबंध होते हैं उनकी जब हम मात्रा का पता लगाते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका सहसंबंध कहलाता है, ठीक है। सहसंबंध कहलाता है, ये फार्ग्यूसन महोदय के अनुसार है, ठीक है। तो सहसंबंध के बारे में आप बता दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है, सहसंबंध गुणांक के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे सहसंबंध गुणांक को स्पष्ट करते हुए गैरेट महोदय ने लिखा है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों में पाए जाने वाला ऐसा अनुपात है जिससे यह ज्ञात होता है कि एक चर में होने वाले परिवर्तन दूसरे चर पर किस मात्रा में प्रभाव डालता है अथवा किस मात्रा में उसका अनुसरण करता है। मीन्स यहाँ पर समझिए गैरेट महोदय जी क्या बताना चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो सहसंबंध गुणांक होता है उसमें ये होता है कि दो चर में पाए जाने वाले कुछ दो चरों में इसका कुछ अनुपात पाया जाता है, और जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक चर में किसी प्रकार का आप परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में आपको किस मात्रा में प्रभाव देखने को मिलता है अथवा किस मात्रा में उसका दूसरा वाला अनुसरण करता है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है, वही आपका सहसंबंध गुणांक कहलाता है। आई होप आपका सहसंबंध गुणांक यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसी के बारे में आप ये भी लिख दीजिएगा कि सहसंबंध गुणांक एक प्रकार सूचकांक है। क्या है, एक प्रकार का सूचकांक है। इसकी मात्रा +1 से -1 तक कितनी भी हो सकती है, मतलब बोलें इसकी मात्रा +1 से लेकर के -1 तक की कितनी भी हो सकती है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हाइपोथीसिस, क्या हाइपोथीसिस के बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे हाइपोथीसिस को हिंदी में परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकल्पना या फिर उपकल्पना कहते हैं। लुंड वर्ग ने बताया है हाइपोथीसिस के बारे में कि परिकल्पना या फिर हाइपोथीसिस एक काम चलाऊं सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा बाकी है। मतलब बोलते हैं कौन, आपके लुंडवर्ग महोदय जी बताते हैं कि जो परिकल्पना होता है या फिर जिसे आप हाइपोथीसिस कहते हैं, थीसिस कहते हैं, ये एक काम चलाऊं सामान्यीकरण होता है जिसकी सत्यता की परीक्षा क्या होती है, अभी बाकी होती है, अभी मतलब उसकी जांच नहीं होती है कि ये कितना सत्य है कितना नहीं है। और इसी चीज़ को टाउनसेंड महोदय जी जो है हाइपोथीसिस को समझाते हुए लिखते हैं कि समस्या के समाधान हेतु एक प्रस्तावित हल के रूप में हाइपोथीसिस को परिभाषित किया जा सकता है। मतलब बोल रहे हैं कोई समस्या है और उसके समाधान के रूप में एक आप प्रस्तावना जो है, प्रस्तावित हल उस समस्या वाले जिसमें समस्या दिखाई पड़ती है उसके सामने आप प्रस्तुत करते हैं, वही आपको जो है हाइपोथीसिस कहलाता है। ये आप यहाँ पे बता दीजिएगा। मतलब कोई समस्या है, किसी भी क्षेत्र में समस्या दिखाई पड़ रही है और आपको उसका समाधान आता है, आप उसके समाधान हेतु कोई प्रस्तावित हल उस क्षेत्र के पास भिजवाते हैं, उसके पास ले जाते हैं कि भैया इसका ये हल हो सकता है, वही आपका हाइपोथीसिस कहलाता है। ठीक है, ये आपके कौन बताते हैं, टाउनसेंड महोदय जी बताते हैं। तो आई होप आपके ये 20 के 20 प्रश्न क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।